नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं दर्पण। दर्पण से शुरू करेंगे आज क्लास हम कि दर्पण होता क्या है। तो दरअसल बेसिकली एक बात बता दूं आपको कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पारदर्शी कांच के ऊपर एक तरफ पारे या चांदी के साथ टिन का मिश्रण बना के एक लेप कर देते हैं, उसके ऊपर फिर रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। आपने देखा है ना, शीशा पीछे से देखे तो लाल लाल होता है, वो ना रेड ऑक्साइड होता है। उससे अगर साफ कर दें तो नीचे ना एक सिल्वर कलर की लेयर निकलती है ना। वो जो मिश्रण होता है ना, वो पारे या टिन का होता है या चांदी या टिन का होता है। इन दोनों को मिला के ना एक मिश्रण बना के घोल कर दिया जाता है, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड लगा दिया जाता है ताकि लंबे समय तक वो मिश्रण उस पर चिपका रहे, टिका रहे। ठीक है, तो ये होता है दर्पण। दर्पण ऐसे बनता है। अब दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? तो दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तब जब हम पहले बात करेंगे समतल दर्पण की, जिसे आपने बहुत देखा है। ठीक है, अब समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण का मतलब है समतल, जिसका तल हो समान, है ना, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ये समझिए आप, ये समतल दर्पण है जो प्लेन होता है ऊपर से, जिसका सरफेस प्लेन हो, वो समतल दर्पण कहलाता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है समतल दर्पण? तो समतल दर्पण हम श्रृंगार सौंदर्य में इस्तेमाल करते हैं, है ना, मतलब अपना चेहरा देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चलो देखने की बात आई तो एक बात बताता हूँ कि अगर कोई इंसान 6 फीट किसी की हाइट है और उसे अपने आप पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो कैसे दिखाई देगा? तो उसकी आधी हाइट का दर्पण होगा तो 6 फीट का प्रतिबिंब उसे उसमें दर्पण में दिखाई दे सकता है। तो नियम ये कहता है कि आपको जितना बड़ा प्रतिबिंब देखना है, जितनी बड़ी वस्तु देखनी है उस मिरर या दर्पण के अंदर, तो उसकी आधी लंबाई का अगर आप दर्पण लगा दें तो उसमें वस्तु दिखाई दे सकती है। अब बात है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कैसा होता है इसमें? तो इसमें प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, आभासी होता है और बिल्कुल समान साइज का होता है जितने साइज का होता है, लेकिन पार्श्व होता है। पार्श्व का मतलब होता है कि अगर आप सीधा हाथ उठाओगे तो उसमें उल्टा हाथ उठेगा। क्यों? दरअसल बस ये मान लीजिए कि इमेज बदल गई है, घूम गया है, पार्श्व हो गया, पलट गया है ना। पार्श्व का मतलब पलट जाना। उठता तो सीधा हाथ ही है, लेकिन वो सामने आने के कारण हमारा सीधा होता है और उसका उल्टा होता है ना। हम सीधा उठाएंगे तो उसमें उल्टा हाथ उठेगा और हम उल्टा उठाएंगे तो सीधा हाथ उठेगा। ये फर्क है पार्श्व का। तो ये स्थिति होती है उसकी। दूसरी, अब एक और आई प्रतिबिंब की बात, क्या कि मान लीजिए प्रतिबिंब जो है यहाँ से 2 मीटर दूर है इससे, तो जो शीशे में मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो भी मिरर से पीछे 2 मीटर दूर ही बनेगा, 2 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए यहां से कोई आंख देख रही है, ठीक है, और ये एक आंख है जो इसे देख रही है। अगर ये देखे तो यहां से चलेंगी ऐसे 2 किरणें जो कि इसे देख रही हैं, और ये यहां से प्रतिबिंब। समझ आया? तो होता ये है कि जब इस तरह से ये चलता है तो ये बनता है इस तरह से चित्र, आभासी बनेगा। आभासी क्या होता है? आभासी का मतलब होता है जिसका चित्र हम पर्दे पे ना ले सकें। देखो एक काम करिए, अगर आप टॉर्च मारें तो टॉर्च से परछाई टकरा के वापस चली जाती है, मिरर से एक बन जाती है एक इमेज। लेकिन अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं शीशे के सामने तो क्या उसका चित्र हम पर्दे पे ले सकते हैं? ये जो हमें चीज यहाँ पे दिख रही है 6 मीटर दूर, ये यहाँ से, क्या शीशे के सामने कोई ऐसा पर्दा लटका के हमें ये जो शीशे से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो चीज हमें पर्दे पे दिख सकती है? नहीं दिखती। जब नहीं दिखती तो इसलिए इस प्रतिबिंब को बोलते हैं आभासी। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, मोमबत्ती का प्रतिबिंब हो चाहे इंसान का प्रतिबिंब हो, जिसे हम रिफ्लेक्ट करके पर्दे पे नहीं उतार सकते, वो प्रतिबिंब आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। सही है? वास्तविक कब होता है बताऊंगा आपको, जैसे जैसे वक्त आएगा, जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेंगे वैसे बताऊंगा कब आभासी होता है, किस कारण से आभासी होता है, या किस कारण से प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। वास्तविक कब दिखता है, क्यों दिखता है, हाँ वो बताएंगे तब जब लेंस शुरू होगा, उसमें आता है ऐसा कुछ। अब बात करें तो मिरर में जितने भी प्रतिबिंब दिखते हैं आभासी होते हैं, क्योंकि इन्हें हम पर्दे पे नहीं ले सकते। ठीक है, इसकी बात होगी 2। तीसरी बात क्या होती है कि अगर कोई वस्तु यहाँ से
2 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आ रही है, इधर से, सॉरी इधर से मिरर की तरफ, मैं इसे मिटा देता हूं, आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है, क्योंकि ये ना मैश हो जाएगा सारा का सारा, और मैशअप नहीं होना है, इसलिए मैं इसको सही से बनाता हूं दोबारा से। अभी समतल दर्पण की बात हो रही है, हम समतल पर पढ़े हैं तो समतल दर्पण की बात हो रही है, ठीक है। क्या कि मान लीजिए कि मिरर है ना, और कोई चीज इधर से 2 मीटर पर मिनट की रफ्तार से आ रही है, तो इधर से भी आ रही है वो बराबर, तो अगर v स्पीड से चल रही है तो मिरर में आने वाली चीज की जो स्पीड होगी 2v होगी, जो मिरर से पास आने वाली वस्तु होगी उसकी रफ्तार 2 गुनी होगी, 2v होगी, ठीक है। ये होगा समतल दर्पण के बारे में एक और बात। दूसरा क्या है दर्पण के बारे में एक और बात, कि समतल दर्पण का जो प्रयोग होता है पेरिस्कोप में होता है। यहाँ पे ना 2 सवाल आपको पता लगेंगे पेरिस्कोप से। किस चीज में होता है? पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप कभी पता है पेरिस्कोप क्या होता है? पढ़ा है? हाँ जी दोस्तों, पढ़ा है क्या पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप में बताता क्या होता है। दरअसल पनडुब्बियां जो होती हैं, सबमरीन जो होती हैं ना, तो सबमरीन में समुद्र की जो जल की सतह है उससे बाहर देखने के लिए यंत्र होता है, एक तरह की दूरबीन होती है, एक तरह का यंत्र होता है जिसे हम पेरिस्कोप बोलते हैं। तो उस पेरिस्कोप में समुद्र की सतह को देखने के लिए पानी से बाहर इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। इस पेरिस्कोप में जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। कोई पूछ सकता है, सवाल आ सकता है कि पेरिस्कोप में इस्तेमाल होने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो पेरिस्कोप में इस्तेमाल होने वाला दर्पण होता है समतल दर्पण, सही है। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पे 2 मीटर दूरी पे अगर प्रतिबिंब, यहाँ कोई चीज यहाँ 2 मीटर दूरी पे शीशे खड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी शीशे में पीछे 2 मीटर दूरी पे ही बनेगा, सही है। अच्छा, एक नई बात और बताता हूँ, क्या कि प्रतिबिंबों की संख्या आती है कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। तो होता यह है कि मिरर का जो कोण होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे किसी भी चीज के ऊपर, सही है। कैसे? ऐसे कि मान लीजिए 2 मिरर हैं, आमने सामने रख दिए और ये आमने सामने 90 डिग्री के कोण पर रख दिए, है ना। तो इनका जो वो बनेगा ना, बीच में जो बनेगा बिल्कुल आमने सामने, तो 0 आ जाएगा। मान लो इनका कोई कोण, जब अगर समांतर रख दिए जाए तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। अगर कोई एंगल बनाओ तो कोई एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और इमेज की गिनती निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ये है कि 360 बटे थीटा माइनस 1, सही है। 360 बटे थीटा माइनस 1, ये है इसका फॉर्मूला। अब थीटा क्या है? थीटा बराबर है कोण। कौन सा कोण? वो कोण जो 2 मिरर के बीच में बनता है। आपने मिरर ऐसे रखे हैं, आपने मिरर ऐसे रखे हैं। अगर आपने मिरर सीधे रख दिए तो कोई कोण नहीं बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप इन्हें समतल, जो जिस समतल पे रखे हैं, जिस तल पे रखे हैं वो समतल के ऊपर अगर आप 90 डिग्री का कोण बना के रख दें तो मिरर्स के बीच में कोई कोण नहीं बनता, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री बनने के कारण क्या होगा, मैं निकाल के बताता हूँ। देखिए 360 बटे 0 माइनस 1, तो क्या आएगा? 0 का डिवाइड करो तो इनफाइनाइट आता, इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट से कुछ भी घटा इनफाइनाइट आएगा। मतलब अगर हम 2 मिरर्स को आमने सामने रख दें, जैसा कि अक्सर मंदिरों में लगा होता है, क्या होता है मंदिरों में, क्या काम करते हैं, भगवान की मूर्ति लगा के उसके दोनों तरफ में 2 मिरर लगा देते हैं सीधे 90 डिग्री पे। अब जहां तक देखो वहां दूर तक भगवान जी की मूर्तियां दिखाई देती हैं, है ना। तो वहां इस्तेमाल होता है इस तरह के मिरर्स का। तो ये होता है तरीका निकालने का कि कैसे कैसे निकलेगा। मान लीजिए हमने क्या काम किया, हमने 60 डिग्री पे मिरर लगा दिए 2, है ना। 2 मिरर के बीच में जो कोण बन रहा है, अगर हम मिला दें इस तरह से और इनका कोण देखा जाए, और अगर ये कोण 60 डिग्री हो, ठीक है ना, तो कितने बनेंगे? तो बनेंगे ऐसे के 360 बटे 60 माइनस 1, है ना। ये बनेंगे 6 माइनस 1 बराबर 5। तो जो चीज अंदर बीच में रखी होगी ना उसके 5 ही प्रतिबिंब बनेंगे, सही है। 5 इधर 5 इधर, बात खत्म। 5 ही प्रतिबिंब बनेंगे। सवाल ऐसी पूछ जाए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। आप अगर 60 डिग्री के कोण पे आप इसे रखते हैं मिरर को, समझ आया दोस्तों। तो ये है कोण निकालने का तरीका। और मिरर का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रोगी वाहन के लिए। रोगी वाहन जिसको बोलते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है? ऐसे लिखा होता है, AMBULANCE। ऐसे क्यों लिखा होता है? क्योंकि मिरर में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है पार्श्व दिखाई देता है, पार्श्व।
कौन सा? पार्श्व। जब पार्श्व का मतलब होता है इसे ऐसे पलट देगा और सीधा कर देगा। जब इसे पलट देगा तो मिरर में दिखाई देगा ये, ठीक है, मिरर में ऐसा दिखाई देगा। ये तो इमेज अलग है और ये मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि जो समतल जितने भी दर्पण होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पार्श्व कर देते हैं, उसको उलट देते हैं बस। बाकी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा वो प्रतिबिंब, जितनी बड़ी वो वस्तु है। सही है? समझ में आया दोस्तों? पार्श्व का मतलब क्या होता है और क्या क्या इस्तेमाल होता है मिरर का, है? समतल दर्पण का प्रयोग, है ना जी। ये सारी बातें थी इसके अंतर्गत जो समतल दर्पण में प्रयोग होती हैं। अब क्या होता है? अब समतल दर्पण हो गया, दूसरी चीज होती है गोलीय दर्पण। नंबर 2 इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। एक तो उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। सही है? अब उत्तल दर्पण क्या मतलब है? उत्तल, जिसका तल हो उठा हुआ, ये समझिए। उत्तल दर्पण होता यह है कि किसी भी गोले को बीच से काट करके उसके, मतलब किसी भी कांच के गोले को, पारदर्शी कांच के गोले को बीच से काट करके उसके पीछे वाले हिस्से पर जो दबा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर ना लेप कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। सही है? अब दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है कि किसी भी गोले को काट करके उसके उभरे हुए हिस्से पर लेप कर देते हैं, तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये होता है अवतल दर्पण। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं दर्पण के बारे में, कि इसके बारे में थोड़ा और डिफाइन कर दूं कि उत्तल और अवतल में कार्य कैसे होता है और किस तरह से इनका प्रयोग है और कहां कहां पे इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। बात बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट आता है पूछने के लिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो दर्पण है ये उत्तल है कि अवतल है। तो इसके ना 2 तरीके हैं देखने के। क्या? एक तो आप उसे छू के देख सकते हो, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रतिबिंब के आधार पर। किसके? प्रतिबिंब के आधार पर। कैसे? स्पर्श के आधार पर कैसे? अगर छूकर महसूस हो कि इसका तल उठा हुआ है तो उत्तल, और अगर महसूस हो तल दबा हुआ है तो अवतल। अवतल अवनत हो तल जिसका, समझ आया? अवतल अवनत हो तल जिसका, जिसका तल दबा हुआ हो, अवनत। उत्तल मतलब उन्नत हो तल जिसका, अर्थात उत्तल। उन्नत मतलब उठा हुआ, जिसका तल उठा हुआ हो वो उत्तल और जिसका तल बैठा हुआ हो वो अवतल। ठीक है? ये तो हुआ स्पर्श के आधार पर। अब प्रतिबिंब के आधार पर बात करें तो अगर किसी भी वस्तु जिसका प्रतिबिंब उसमें देख रहे हैं, अगर उसे हम दूर ले जाएं, दर्पण को दूर ले जाएं या वस्तु को दूर ले जाएं, अगर दूर ले जाने पर छोटा हो जाए प्रतिबिंब, दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा हो तो उत्तल होगा। ठीक है ना? और दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बड़ा हो जाए तो अवतल होगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अवतल। अवतल में भी एक और होता है जिसको बोलते हैं परावलकीय, पैराबोलिक। ठीक है ना? पैराबोलिक मतलब पैराबोलिक, कॉनकेव मतलब कॉनकेव, मतलब परावलकीय अवतल परावल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोलिक कॉनकेव या परावलकीय अवतल।
जैसा कि आपने देखा है गोल भी हो और अवतल भी हो, मतलब जैसा कि इस्तेमाल होता है गाड़ी की लाइट में। अगर हम यहां एक इसके फोकस पे एक बल्ब लगा दें तो होगा ये कि यहां से निकलने वाली किरणें जो होंगी ना, इसके साथ होता ये है कि ये ना टकराने के बाद सीधी चलती हैं, इससे टकराने के बाद, ठीक है। जब इससे टकराएंगी तो किरणें सीधी चलती हैं और ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। ये ऐसे है, समझिए, है ना। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र, पोल यानी ध्रुव स्थिति है। ध्रुव के सामने, ध्रुव से थोड़ा दूर अगर हम एक बल्ब लगा दें छोटा सा, तो इसे जलने पे ना, इस पे टकराने के बाद सारी किरणें सीधी चलती हैं। इसीलिए हेडलाइट में, सर्च लाइट में, कार की हेडलाइट में पैराबोलिक कॉनकेव दर्पण का प्रयोग होता है। समझ आया कि क्या होता है ये? तो इसका प्रयोग और कहां कहां पे होता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको दो चीजें मैंने आपको बता दी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पहचानेंगे कैसे। तब तो स्पर्श के आधार पर, एक प्रतिबिंब के आधार पर, उसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। समझ आया आप लोगों को? नहीं आया, है ना। तब होता यह है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोबारा से, क्या कि ऐसा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। एक गोले में, मतलब एक कांच के पारदर्शी गोले के दो हिस्से करने के पश्चात उसके बाहरी हिस्से पर यदि हम एक पारे या चांदी के साथ टिन मिलाकर के लेप कर दें और उसके पश्चात इस पे रेड ऑक्साइड का लेप कर दें तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। अवनत हो तल, जिसका जिसका तल दबा हुआ वो अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है, और यहां से एक लाइन आएगी सीधी, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। दूसरा, इसका प्रयोग कहां पे होता है? एक तो होता है सोलर कुकर में। जब पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे तो सोलर कुकर ना, उसके ऊपर वाले हिस्से पे ना यही तरह का दर्पण लगा होता है, और इसमें आकर के जब सूर्य की किरणें टकराती हैं तो टकराने के पश्चात अंदर सोलर कुकर में चली जाती हैं, ठीक है ना। इस कारण से उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के पश्चात उसके अंदर खाना बन जाता है। यह प्रोसेस है उसका। दूसरा क्या है? दूसरा ये ग्रहों के चित्र लेने के लिए, जो बड़े बड़े ग्रह हैं ना, उसमें एक तरह के परावलिक, मतलब ये अवतल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि वहां से परावर्तित होकर आने वाला चित्र इसमें समा सके और इससे हम चित्र ले सकें, तो ग्रहों की स्थिति के लिए। दूसरा, दांत का जो डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर, वो इस्तेमाल करता है एक तरह का शीशा, आपने देखो कि मुंह में लगाता है ना। होता ये है कि जब हम किसी वस्तु से इसको दूर लेके जाते हैं ना, थोड़ा सा ग्लास को, तो इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, इसलिए इस्तेमाल होता है। गले का डॉक्टर है ना, गले का डॉक्टर इस्तेमाल करता है इसके लिए, सही है। उसके बाद कहां इस्तेमाल होता है? गाड़ी के हेडलैंप में, गाड़ी के हेडलैंप या हेडलाइट जिन्हें आप बोलते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है ये अवतल दर्पण। क्योंकि इसके साथ मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि अगर यहां एक बल्ब जलाया जाए तो इससे टकरा के जाने वाले प्रकाश की किरणें एक सीधी दिशा में चलती हैं। समझ में आया? ऐसा होता है, तो जहां भी टकराएंगे फिर ये सीधी चलेंगी इस तरह से, तो इसलिए इस्तेमाल होता है इसका गाड़ी के हेडलाइट में। समझ आया? तो इतनी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, बड़ा, वास्तविकता से बड़ा, और पार्श्व, क्योंकि सभी दर्पण में पार्श्व प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात।
अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का मतलब है उत्तल यानी उन्नत हो तल, जिसका तल ऊपर की ओर उठा हुआ हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। सही है, बताता हूं कैसे। उसी गोले को समझ, यही गोला है बस काटा हुआ है। अब इसकी ये वाली सतह ना रंग करके ये वाली सतह को रंग देते हैं। तो अब जो दर्पण का काम करेगा वो इधर से काम करेगा। आप अगर मेट्रो में गए होगे ना तो इस तरह के दर्पण लगे होते हैं बहुत सारे, जब दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि इसमें ना चित्र छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, पार्श्व बनता है, ये सारी कंडीशंस के साथ होती हैं। और जैसे जैसे वस्तु या ऑब्जेक्ट इससे दूर जितना जाएगा उतना इसमें चित्र छोटा बनेगा, और जितना जितना इसके नजदीक आएगा उतना इसमें चित्र बड़ा बनेगा। समझ आया? तो इस तरह का प्रयोग। दूसरा इसका प्रयोग कहां पे होता है? जो लाइटें लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइटें जो लगी होती हैं उन पे होता है। क्योंकि जब इसमें बल्ब जलाया जाए ना, इसमें अगर इस दर्पण के अंदर, तो ये ना ऐसे करके इनको किरणों को फैला देता है। अगर ये ऐसे जाए तो यहाँ से फैल जाती हैं, ये ना फैलाने का काम करता है किरणों को। तो इसलिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें इसको लगाया जाता है इस तरह का दर्पण, ताकि उस पे पड़ के लाइट और फैल जाए। दूसरा कहाँ इस्तेमाल होता है? जो मोटर बाइक होती है ना उसकी जो हेडलाइट होती है उसमें इस तरह का दर्पण इस्तेमाल होता है। मोटर बाइक की हेडलाइट में इस तरह का दर्पण इस्तेमाल होता है पहले, इसी तरह का। ठीक है ना? उसके बाद क्या है, ये रहा दर्पण के बारे में कि दर्पण मैंने आपको बता दिया कितने तरह का होता है। तो दर्पण दो तरह का होता है। सही है, एक समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण यानी शेफियर। सही है। अब उसके बाद क्या आता है, दर्पण में भी दो प्रकार हो गए। दो प्रकार का जो दूसरा हमारा आया शेफियर गोलीय दर्पण, उसमें भी दो प्रकार हो गए, उत्तल अवतल, वो बता दें मैंने आपको। अब दर्पण के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है उसको बोलते हैं लेंस, क्योंकि ये दोनों टॉपिक है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसके साथ जब नया टॉपिक शुरू होगा उसे हम कहेंगे लेंस। अब हम जो बात करेंगे लेंस की। लेंस क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, कहां कहां हम लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस चीज की बात करेंगे? लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स या अभिसारी कहा जाता है इसे। ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, कॉनकेव या अपसारी। ठीक है ना, ये दो प्रकार के लेंस होते हैं जो प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करो उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है कि वह लेंस जो किनारों से पतला व बीच से मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। वैसे एक बात बताऊं, लेंस प्लास्टिक के भी होते हैं, कांच के भी होते हैं। सही है, तो ये फिलहाल कांच, मतलब लेंस कोई सा भी, जो प्लास्टिक का हो चाहे कांच का, उसकी बनावट यही होगी। दूसरा आता है अवतल लेंस। क्या होता है? वह लेंस जो किनारों से मोटा व बीच से पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। समझ आया? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात करो किसी भी लेंस को लेंस होने के लिए, वो चाहे तो बीच से हो, चाहे कोनों से हो,
कहीं से भी हो, उसे मोटा होना पड़ेगा, उसका सरफेस कभी भी फ्लैटन नहीं हो सकता। अगर फ्लैटन सरफेस है तो वो लेंस नहीं हो सकता। सही है। किसी भी चीज को या किसी भी मिरर, किसी भी शीशे को लेंस होने के लिए उसका तल उठा हुआ या दबा हुआ होना आवश्यक है, अन्यथा वह लेंस नहीं होगा। सही है। अब उत्तल लेंस किस किस तरह का होता है देखिए, इसे अवतल को मिटाते हुए बताता हूं। उत्तल 3 प्रकार का उत्तल होता है। उत्तल लेंस के जो प्रकार हैं, तो उत्तल लेंस के प्रकार भी 3 हैं। 3 प्रकार का उत्तल लेंस होता है, बता रहा हूं। देखिए कौन कौन सा। ये देखिए, एक तो होता है उत्तल, ठीक है, या इसको बोलते हैं उभय उत्तल। ठीक है। एक होता है उभय उत्तल लेंस, जिसके दोनों बीच के हिस्से उठे हुए हों, तो उभय उत्तल। दूसरा समतलो उत्तल, ठीक है, समतलोत्तल। और एक होता है अवतलोत्तल। ठीक है। इसे अभिसारी क्यों कहते हैं? तो इस लेंस का कार्य यह होता है कि कहीं से भी आने वाली किरणों को, जहां से भी आ रही हों, उन्हें इकट्ठा कर देता है एक फोकस बिंदु पर। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी बोलते हैं, यानी किरणों का अभिसरण कर देता है, उन्हें छोटा कर देता है। कितनी भी किरणें आए उन्हें यहां ले जाके केंद्रित कर देगा एक जगह पे। ठीक है, इसलिए इसको उत्तल का कार्य इस तरह से करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। यानी इसने किया अभिसरण, ये फोकस। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जब आंख पे चित्र रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है ना, जब रेटिना के पीछे चित्र बनता है तो उसको ये आगे लाने का कार्य करता है। अभी बताऊंगा आंख के बारे में कहां इस्तेमाल होता है। यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो दूरदृष्टि दोष में होता है। मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो दूरदृष्टि दोष में इस उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कैमरे में प्रयोग देखे सुनिए, कैमरा लेंस में, कैमरा लेंस, प्रोजेक्टर, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, सही है। इस तरह से इस उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दी। उभयोत्तल जिसके दोनों तल उभरे हुए हों, समतलोत्तल जिसका एक तल समतल हो एक उभरा हुआ हो, एक अवतलोत्तल मतलब जिसका एक तल दबा हुआ हो और एक उभरा हुआ हो। ठीक है, इस तरह से होता है ये लेंस का प्रयोग। अब बात करते हैं अवतल लेंस की कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस जैसे कि परिभाषा के अनुसार वह लेंस जिसके बीच वाले हिस्से, जो बीच का सरफेस है वो दबा हुआ हो और किनारे मोटे हों तो उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिसका तल हो अवनत मतलब दबा हुआ वो अवतल, जिसका तल हो उन्नत मतलब उठा हुआ वो उत्तल। सही है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल कैसा होता है अवतल लेंस? देखिए ये होता है, ठीक है, एक अवतल, दूसरा अवतल वो समतल अवतल, सही है। और तीसरा उत्तलो अवतल।
अवतल, उभय अवतल, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि ये जो अवतल है, ये अवतल, समतलो अवतल, उत्तलो अवतल, इसका एक तल उठा हुआ है ये वाला, इसका तल समान है और इसके दोनों तल दबे हुए हैं। अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अपसारी, मतलब किरणों को फैलाने का काम करता है। कैसे? देखिए, जब भी कोई प्रकाश पुंज इसके अंदर से गुजरता है, ठीक है, तो उसको फैला देता है, उसको दूर भेज देता है थोड़ा सा। ये इसका कार्य है किसी भी प्रकाश पुंज को फैलाने का। समझ आया? अब ये समझ लीजिए कि एक तरफ जाके ये दूसरी तरफ, जब इसका प्रयोग कहां होता है? रेटिना पे आके बनती है। कब? जब चित्र बन रहा हो आगे। चलिए मैं बताता हूं कैसे, दोबारा से समझाता हूं इसे मैं। चित्र सही ना बनने के कारण आपको समझ नहीं आएगा। ये लीजिए, बीच में लाइन है, एक प्रकाश किरण गई, ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे जाके वो कर देगा। ये प्रकाश किरण गई और यहां से इसको फैला देगा ये, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे जाके एक जगह इनका फोकस बनेगा ही बनेगा। सही है? मतलब जब किसी आंख में निकट दृष्टि दोष होता है तब हम इस लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि जब इसे लगाया जाए तो अगर रेटिना से आगे चित्र बन रहा था, जो चित्र रेटिना से आगे बन रहा था, उसे रेटिना पे ले जाके फोकस कर देता है। समझ आया? तो वहां में इस प्रकार का लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है? जैसे हम सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं तो उसमें दो उत्तल लेंस प्रयोग होते हैं। कौन सा? एक तो ऊपर जो आंख के पास होता है, एक नीचे जहां देखना होता है। दो प्रकार का उत्तल लेंस और सूक्ष्मदर्शी बनता है। ठीक है ना? इसी तरह से इसका प्रयोग आंखों में ज्यादा होता है। आंख के मतलब दोष दो होते हैं, इसको ना नेगेटिव बोलते हैं। इसकी जो पावर होती है नेगेटिव होती है। पावर किस में नापते हैं? डायोप्टर में नापते हैं। डायोप्टर, लेंस की पावर, डायोप्टर, जो लेंस की पावर मापी जाती है डायोप्टर में, इसको नेगेटिव बोलते हैं। और उत्तल लेंस को धनात्मक या पॉजिटिव बोलते हैं, इसको ऋणात्मक। ठीक है? इस तरह से होता है इन लेंस के बारे में। समझ आया? अब मैं बात बताता हूं दोषों के बारे में। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं, क्योंकि वो भी इससे ही संबंधित है, लेंस से ही। क्योंकि जब आपने ये समझ लिया तो आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का भी पता होना चाहिए। सही है? कौन से? आंखों के दोष लिख देता हूं मैं, आंखों के दोष। ठीक है जी? दरअसल हम बात कर रहे थे आंखों के दोष के बारे में, तो इसमें एक होता है हाइड्रोमेट्रोपिया। ठीक है? एक होता है मायोपिया, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। सही है? जो निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब समीप, छोटा तो छोटी स्पेलिंग है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की चीज बड़ी होनी चाहिए तो बड़ी स्पेलिंग है। ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक है बस ऐसे ही। अगर आपको स्पेलिंग याद नहीं है तो जिसकी बड़ी स्पेलिंग है वो दूर है, दूर दृष्टि दोष है। जिसकी छोटी स्पेलिंग है वो ये मायोपिया है, वो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं। उल्टे होते हैं दोनों, जो इनका नाम होता है उसके जस्ट उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और
दूर की नहीं। ठीक है, ये फर्क है दोनों में, मायोपिया में और हाइड्रोमेट्रोपिया में। सही है, समझ आया। अब होता कैसे कैसे, तो होता ऐसे कि मान लीजिए मैं आंख बना के बताता हूं आपको, सही से समझ आएगा तभी आपको क्यों और कैसे हो रहा है। क्योंकि लेंस का जो इस्तेमाल करते हैं ना हम इस दृष्टि दोष के अकॉर्डिंग ही हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सही है, तो बात करते हैं यहां से कैसे। ये लीजिए कि ये है आंख है, ये समझिए आप। ठीक है, एज्यूमिट के आंख है और एक और इसके ऊपर ये होता है, इसको बोलते हैं दृढ़ पटल बोलते हैं। ये कॉर्निया होता है, ये वाली जो लाइन है ये कॉर्निया, ये दृढ़ पटल, ये लेंस, ये आई, इसको बोलते हैं पुतली। यहां पे कुछ पेशियां होती हैं, पेशियां, मांसपेशियां जो इस लेंस को मोटा पतला करने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं पक्षाभ पेशियां, पक्षाभ पेशियां। ठीक है, जब ये कमजोर पड़ जाती है ना पक्षाभ पेशियां, तो लेंस को ना पूरी तरीके से मोटा या पतला नहीं कर पाते, जिस कारण से में दोष होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। ठीक है, या तो इनका रिपेयर होता रहे, मतलब इनकी ख्याल रखा जाए, इनकी एक्सरसाइज होती रहे तो ठीक है, वर्क करेंगी। अन्यथा ये कमजोरी या वीकनेस होने के कारण ये जो है लेंस के साथ काम नहीं कर पाते, जिससे पीछे चित्र नहीं बन पाता रेटिना पे। कहने का मतलब दोष कब होता है, या तो चित्र रेटिना के पीछे बने या रेटिना से आगे बने। अगर रेटिना से पीछे चित्र बनता है, रेटिना से आगे चित्र बनता है तो दोष होता है। अगर रेटिना से आगे लेंस के निकट बने तो निकट दृष्टि दोष, और रेटिना से भी दूर बने, लेंस से दूर बने तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, समझ आया। जो निकट बने तो निकट दृष्टि दोष, दूर बने तो दूर दृष्टि दोष। अब क्या करते हैं इसमें, होता यह है कि आपको बेसिकली बताऊं एक, ये तो मुझे आपको बताना था थोड़ा सा आंख के बारे में, आंख किस हिस्से में बनी होती है, कैसे कैसे होती है। होता यह है कि मान लीजिए एक आंख है और यहां पे एक लेंस लगा हुआ है और ये आपका रेटिना है। ठीक है, अब होता है कि जब प्रकाश की किरण अंदर जाकर के और चित्र आगे बना दे, यहां कट जाए ये, तो यहां बन गया चित्र, तो निकट दृष्टि दोष। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अभिसारी लेंस लगाते हैं, अभिसारी, सॉरी इसके लिए अपसारी लेंस लगाते हैं। अपसारी प्रकाश को जो अपसार कर दे, अभिसारी तो छोटा कर देता है, मतलब कि इस तरह का लेंस लगा दो, अवतल लेंस। जब अवतल लेंस आप लगाएंगे तब क्या करेगा, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को चौड़ा देना, बड़ा कर देना, फैला देना। तो यहां से आने वाली किरणें ना यहां से आके यहां आ जाएंगी, अब यहां से आने वाली किरणें यहां आ जाएंगी। तो जब ये यहां पे आ जाएंगी तो अब जो इनका यहां से निकलने के बाद फोकस बनेगा और रेटिना पे बनेगा। समझ आया, इसे ऋणात्मक बोलते हैं। ये लेंस ऋणात्मक होता है, समझ आया। ये किरणों को थोड़ा फैला देता है और फैला के जब और फैल के पड़ती है तो चित्र फिर रेटिना पे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। समझ आया, यह है निकट दृष्टि दोष के लिए। अब बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में जो आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, वो रेटिना के पीछे बनता है चित्र उसका। कैसे, देखिए ऐसे, ये प्रकाश की किरणें आई सीधी और जो मांसपेशियां सही से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए यहां पे चित्र बनना है।
जिस कारण से हमको ये नहीं दिखाई देता, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। हमें किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी से दिखना चाहिए, वो स्टैंडर्ड होता है कि आप 25 सेंटीमीटर दूर से अगर आप देख पा रहे हैं तो। लेकिन इसमें होता ये कि अगर आप देखते हैं तो ये जो चित्र बनता है, बिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें ना एक अभिसारी लेंस लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे अभिसारी लेंस लगाएंगे तब क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण पुंज है ना, ये आने के बाद ये यहां आएगा, यहां पे, और इसको ना और थोड़ा फोल्ड कर देगा ये, और जैसे ही फोल्ड करेगा तो रेटिना पे जाके बनेगा चित्र। फिर जब रेटिना पे चित्र बनेगा तो क्या इस्तेमाल हो हमारा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सही है, ये होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का किस में काम आता है, दूरदृष्टि दोष में। अवतल लेंस किस चीज में काम आता है, निकट दृष्टि दोष में। आंखों के दोष समझ में आ गए किस प्रकार से होते हैं, क्या होता है। ठीक है, एक लेंस और होता है, ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल मतलब आंखों में लगा लेते हैं लेंस ऐसे ही। ठीक है, वो करीब 1987 में उस लेंस की खोज हुई थी, मतलब आंखों का कलर बदलने के लिए, या इन लेंसों का इस्तेमाल ना करें तो उसके लिए ना एक प्रकार के लेंस आते हैं जिन्हें हम सीधा इस पुतले के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है ना, और वो यही काम करते हैं जिस तरह से ये लेंस काम करेंगे। समझ आया? तो उस प्रकार के लेंस वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिफिशियल लेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो थी उसमें इतना ही था आज के लिए। आंखों के बारे में, लेंस के बारे में जो कुछ है आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। मायोपिया और हाइड्रोमेट्रोपिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनके निवारण के बारे में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार का लेंस प्रयोग में आता है। दर्पण आप पढ़ चुके हैं, दर्पण किस किस प्रकार का दर्पण किस किस चीज में काम आता है। ठीक है, समझ आया? जैसे कि मैं आशा करता हूँ आप समझ में आया होगा। आपकी नहीं आया था, इसे एक बार और देखिए वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा। और मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, कृपया मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।